इन्हीं सवालों को क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये सवाल एग्जाम क्रैक करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इसके अंदर जो सवाल बनाए गए हैं वो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा जो सीरीज चल रही है, तो ये पार्ट भी है आपका 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस का, जो जीव विज्ञान है उसका जो पार्ट भी है, उसकी पहली यूनिट है। ठीक है, अनुवांशिकी। तो शुरू करते हैं 100 प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेंडल का पहला नियम किसके बारे में बताता है? तो लिखिए, अगर आपको आंसर आ भी रहे हैं, आपको प्रश्न इजी लगे तो आप कमेंट में आंसर साथ के साथ भी दे सकते हैं, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर होगा समानता और भिन्नता के पैटर्न को मेंडल किसके बारे में बताता है? इसका पहला नियम है जो समानता और भिन्नता के पैटर्न के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 2। हाइब्रिड का अर्थ क्या होता है? बताइए, हाइब्रिड का अर्थ क्या होता है? ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, बहुत सी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांस है। स्टार्टिंग में सारे मतलब सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए अपन चलेंगे, और लास्ट के जो सवाल है वो आप नीट एग्जाम के लेवल के हिसाब से हैं, तो आपका लेवल 0 से लेके हाई तक उठाते हुए चलेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, हाइब्रिड का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा दो भिन्न आनुवंशिक रूपों का मिश्रण। हाइब्रिड किसको कहते हैं? जो दो आनुवंशिक रूप को मिलाकर वह उस निर्माण किया जाता है। ठीक है, डीएनए, डीएनए का पूरा नाम क्या है बताइए? तो ये तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनाना जरूरी था। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, कार्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण और संदेशवाहक की तरह काम करते हैं ये। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, गुणसूत्र मुख्यतः किसके द्वारा पाए जाते हैं? ठीक है, गुणसूत्र का मतलब किसके द्वारा बनते हैं ये, ऐसे मानिए गुणसूत्र। बताइए कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, तो ये केंद्रक में। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? बताइए, गुणसूत्र द्वारा होता है, आरएनए द्वारा होता है, डीएनए द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? बताइए, प्रश्न संख्या 6 में। तो गुणसूत्र के द्वारा होता है लिंग निर्धारण, किसके द्वारा? गुणसूत्र के द्वारा। प्रश्न संख्या 7, मेंडल के द्वितीय नियम। देखिए, पहला नियम अपन ने पहले पढ़ा था समानता और भिन्नता के बारे में, अब दूसरा नियम आ गया है। तो ये दूसरा नियम क्या, का नाम क्या है बताइए? मेंडल के द्वितीय नियम का क्या नाम है? इसका दूसरा नाम है जो बताना है आपको। स्वतंत्रता, स्वतंत्र विन्यास का नियम क्या कहलाता है? स्वतंत्र विन्यास का नियम। प्रश्न संख्या 8, गुणसूत्र की संरचना में क्या पाया जाता है? बताइए, गुणसूत्र की संरचना में क्या पाया जाता है? डीएनए और प्रोटीन। क्या पाया जाता है? डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 9, होमोजाइगोस का अर्थ क्या होता है? होमोजाइगोस का अर्थ क्या होता है बताइए? दो समान विकल्पीय आनुवंशिक रूप। ठीक है, दो समान एलीलीज, दो समान विकल्पीय आनुवंशिक रूप, ये इसका होमोजाइगोस का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 10, हेटेरोजाइगोस का अर्थ क्या होता है? ये होमोजाइगोस, हेटेरोजाइगोस ये पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हेटेरोजाइगोस का अर्थ क्या होता है बताइए? तो इसका आएगा दो भिन्न। पहले वाले में से दो समान विकल्पीय, इसमें दो भिन्न। ठीक है, हेटेरो, हेटेरो का मतलब है भिन्न, और होमो का मतलब होता है समान। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, डोमिनेंट एलीलीज किसे कहते हैं? बताइए, डोमिनेंट एलीली किसे कहते हैं? जो व्यक्ति विज्ञ लक्षण, व्यक्ति विज्ञ लक्षण होते हैं, यानी कि फिनोटाइप में प्रकट होते हैं, जो फिनोटाइप में प्रकट होते हैं उनको डोमिनेंट एलीली कहते हैं। प्रश्न संख्या 12, रिसेसिव एलीली किसे कहते हैं? रिसेसिव, बताइए। प्रकट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि फिनोटाइप में प्रकट नहीं होता है। प्रश्न संख्या 13, जीनोटाइप किसे कहते हैं? जीनोटाइप, बताइए, जीनोटाइप किसे कहते हैं? आनुवंशिक जो संरचना होती है उसको जीनोटाइप कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, और फेनोटाइप किसे कहते हैं? फेनोटाइप, जो बाहरी लक्षण होते हैं उनको फेनोटाइप कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये प्रश्न है इनको 0 लेवल से उठा करके आपको एकदम हाई लेवल तक ले जाऊंगा। आपका ये पूरा टॉपिक है ना, इतने अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, याद हो जाएगा, और आप याद भी करेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका मतलब इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न हैं वो श्योर ही
सही होंगे आपके। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के 15। अब देखिए यहाँ से थोड़े थोड़े से बढ़ाते जा रहे हैं अपन। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं बताइए। तो डीएनए में पाए जाते हैं एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है, अब आरएनए का आपको कमेंट करना है कि आरएनए में कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, अब वैसे तो आपको पता ही है कि तीन तो सेम ही होते हैं। और ये यहाँ पे देख लो, जो बेस थाइमिन है ना, बेस थाइमिन, उसकी जगह कौन सा थाइमिन लेता है बताइए इनमें से। एडिनिन, देखो यहाँ पे एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन है। ठीक है, अब इनमें बताइए आरएनए में कौन सा बेस थाइमिन की जगह लेता है बताइए, प्रश्न संख्या 16 में। इसका आंसर होगा यूरेसिल। ठीक है, क्या होगा, यूरेसिल। प्रश्न संख्या 17, मेंडल ने किस पौधे पर अपने नियमों का अध्ययन किया। ये सबको ही पता है, मटर के पौधे पर किया था, लेकिन फिर भी बताना जरूरी था। ठीक है, प्रश्न संख्या 18, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने प्रकार के एलीली मिलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने प्रकार के एलीली मिलते हैं बताइए। इसका आंसर होगा दो प्रकार के। प्रश्न संख्या 19, डाइहाइब्रिड क्रॉस में गुणसूत्रों की सेग्रीगेशन किस प्रकार होती है। डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में गुणसूत्रों की सेग्रीगेशन किस प्रकार होती है बताइए। स्वतंत्र विन्यास। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्रश्न संख्या 20, अब देखिए पुरुष में लिंग कौन से गुणसूत्र से निर्धारित होता है बताओ। पुरुष में लिंग कौन से गुणसूत्र से निर्धारित होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें पूरा कंफ्यूजन है अच्छे तरीके से, तो आपको कंफर्म होना चाहिए, अच्छे से याद करके जाना। एक्स वाई। ठीक है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होता है। ठीक है, इससे ही लिंग का निर्धारण होता है। प्रश्न संख्या 21, अब देखिए टर्नर सिंड्रोम, टर्नर जो सिंड्रोम होता है आनुवंशिक रोग में, गुणसूत्र कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं बताइए। एक्स जीरो। ठीक है, क्या होता है, एक्स जीरो। प्रश्न संख्या 22, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, इनमें से देख के बताना आपको। तो ये होता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई। ठीक है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई। डाउन सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है बताइए। डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है 23वें में। तो ट्राइसोम 21 के कारण होता है। ठीक है, ट्राइसोमी 21, 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। प्रश्न संख्या 24, अनुवांशिक रोग का आणविक आधार क्या है। अनुवांशिक रोग का यानी कि जेनेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं उसका आणविक आधार क्या होता है बताइए। जीन में उत्परिवर्तन, आरएनए निर्माण, एटीपी या प्रोटीन फोल्डिंग, बताइए कौन सा होता है। तो ये होगा जीन में उत्परिवर्तन। प्रश्न संख्या 25, फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया किस प्रकार का विकार है। पीकेयू, पीकेयू किस प्रकार का विकार है बताइए। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, या लिंक से जुड़ा, सेक्स लिंक्ड, या माइटोकॉन्ड्रियल, बताइए। तो यह है ऑटोसोमल रिसेसिव। प्रश्न संख्या 26, कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार का विकार है। देखिए ये जो रोग है ना उनसे संबंधित चैप्टर है, आनुवंशिक से संबंधित रोग। तो कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार का है, एक्स लिंक्ड या ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेंट, वाई लिंक्ड, बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अब अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, तो आपको भी मजा आ रहा होगा क्वेश्चन देख के, है ना। तो साथ में लगे रहिए। तो दीजिए इसका आंसर, कमेंट में भी दे सकते हैं आप, नहीं तो आपको खुद खुद को तो एज्यूम करना ही है। तो इसका आंसर होगा एक्स लिंक्ड रेसेसिव। प्रश्न संख्या 27, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का आनुवंशिक विकार है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना ना आपने। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का आनुवंशिक विकार है। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू कराऊंगा जो कि सीधे एग्जाम में दिखेंगे उस टाइप के। थ्योरी आपको अपने स्तर पर अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि अभी इतना टाइम बचा नहीं है कि आपको थ्योरी कराई जाए। अब सिर्फ सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस के लिए हमने ये आधे घंटे की क्लास लगाई है सिर्फ, और बाकी समय में आप अपना रिविजन करेंगे। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का आनुवंशिक विकार है बताइए। तो ऑटोसोमल रेसेसिव।
प्रश्न संख्या 28, डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रिप्लिकेशन किस चरण में होता है बताइए। डीएनए की जो प्रतिकृति बनती है वो कौन से चरण में होता है, एस में, G1, G2 या एम, कौन से चरण में बनता है बताइए 28वें में। तो ये इसका आंसर होगा एस फेज में। प्रश्न संख्या 29, आरएनए किस प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है बताइए। एक संयुक्त, दो संयुक्त, तीन संयुक्त, चार संयुक्त, किस प्रकार का है आरएनए। तो ये है सिंगल स्टैंडर्ड। प्रश्न संख्या 30, एलील का अर्थ क्या होता है। अभी अपन ने पीछे पढ़ा था रिसेसिव डोमिनेंट एलील, ठीक है, तो उसका अर्थ बताइए। एलील का अर्थ क्या होता है बताइए। पता होना चाहिए, सब प्रश्न आता नहीं है, बस मैंने दे दिया ऐसे ही ताकि आपको पता रहे। इसका आंसर होता है जीन का भिन्न रूप। ठीक है, एलील का अर्थ क्या होता है, जीन का भिन्न रूप, जीन का। गुणसूत्र सबसे स्पष्ट किस चरण में दिखाई देते हैं बताइए। कौन से चरण में गुणसूत्र दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं और ऐसे आते ही हैं, बताइए। तो इसका आंसर होगा मेटाफेज। मेटाफेज में एक स्पष्ट दिखाई देते हैं गुणसूत्र। होमोजाइगोस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगोस जीनोटाइप में फिनोटाइप कैसे भिन्न होता है बताइए। इस टाइप के प्रश्न आएंगे। ठीक है, होमोजाइगोस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगोस जीनोटाइप में फिनोटाइप कैसे भिन्न होता है बताइए। समान रहता है या अलग रहता है, डीएनए की संख्या बदल जाती है, आरएनए की मात्रा बदल जाती है, बताइए कौन सा होता है इसमें से। तो इसमें है समान रहता है। ठीक है, होमोजाइगोस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगोस जीनोटाइप में फिनोटाइप समान रहता है। प्रश्न संख्या 33, मटर के पौधे में फूल के रंग का डोमिनेंट एलील कौन सा है बताइए। कौन से कलर का था मटर के फूल में, फूल का रंग। रेड डोमिनेंट। ठीक है, कौन सा, रेड डोमिनेंट। प्रश्न संख्या 34, पुनेट स्क्वायर का मुख्य उपयोग क्या है बताइए। पुनेट स्क्वायर का मुख्य उपयोग क्या है। तो यह है जीनोटाइप और फिनोटाइप की संभावना ज्ञात करने में। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप की जो संभावना ज्ञात करते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2PD का एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। फिनोटाइपिक रेशियो बताना है, फिनोटाइप अनुपात। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताइए। इसका होगा 3:1। ये अनुपात है ना, ये अच्छे से याद करके जाना, ये पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 36, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हैव टू फिनोटाइप रेशियो सामान्यतः क्या होता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हैव टू फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड था पहले वाला, ठीक है, और यहाँ पे डाईहाइब्रिड है, और इसमें भी F2 है, इसमें भी F2 है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी का। तो बताइए इसमें क्या होगा। इसका होगा 9331, 9331। ठीक है, जीनोटाइप। देखिए अब यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन भी आने लगे हैं। जीनोटाइप AABB क्रॉस, AABB के क्रॉस में इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट किसका प्रमाण है बताइए। ये पुनेट स्क्वायर का है, डीएनए प्रतिकृति का है, या फिर प्रोटीन संश्लेषण, कौन सा है। तो अपन भी जानते हैं, अभी अपन ने देखा था कि पुनेट स्क्वायर क्या काम आता है, देखा था ना। तो वो यही काम आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप का पता लगाने में। ठीक है, प्रश्न संख्या 38, आरएनए पॉलीमरेज का कार्य क्या है। आरएनए पॉलीमरेज का क्या कार्य है बताइए। डीएनए प्रतिकृति, आरएनए संश्लेषण, प्रोटीन फोल्डिंग या गुणसूत्र पृथक्करण, कौन सा है 38 में बताइए फटाफट। तो यह है आरएनए का संश्लेषण करता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए का संश्लेषण करता है। प्रश्न संख्या 39, कार्बन किसके लिए उत्तरदायी है। ये कोडोन, सॉरी, कोडोन किसके लिए उत्तरदायी है। अमीनो अम्ल के अनुक्रम का निर्धारण करने के लिए या लिपिड संश्लेषण के लिए बताइए। तो यह है अमीनो अम्ल का अनुक्रम का निर्धारण करने के लिए। प्रश्न संख्या 40, एंटीकोडोन किसका हिस्सा है बताइए। mRNA का, टीआरएनए या फिर rRNA, डीएनए, किसका हिस्सा है। ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इसका अच्छे से देखना है। एंटीकोडोन किसका हिस्सा है बताइए। यह ट्रांसफर आरएनए का, टीआरएनए का। ठीक है, प्रश्न संख्या 41, मियोसिस में आनुवंशिक विविधता यानी कि जेनेटिक वेरिएशन किस कारण होती है बताइए। मियोसिस में आनुवंशिक विविधता किस कारण होती है 41 में बताओ। क्रॉसिंग और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण। ठीक है, क्रॉसिंग और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण होती है। प्रश्न संख्या 42, गुणसूत्र की सेंट्रोमेर किसका केंद्र होता है। गुणसूत्र की सेंट्रोमेर किसका केंद्र होता है बताइए। क्रोमेटिड जुड़ने का स्थान, डीएनए प्रतिकृति, आरएनए संश्लेषण, प्रोटीन फोल्डिंग, बताओ 42वें में। तो ये होता है
क्रोमेटिड जुड़ने का। गुणसूत्र की सेंट्रोमेयर किसका केंद्र होता है? क्रोमेटिड जुड़ने का। प्रश्न संख्या 43, टर्नर सिंड्रोम में सामान्य लक्षण क्या पाए जाते हैं? बताइए, टर्नर सिंड्रोम के लक्षण बताना है यहाँ पे 43 में। टर्नर सिंड्रोम के लक्षण, तो यह है कम ऊंचाई और अंडाशय का कम विकास। ठीक है, कम ऊंचाई और अंडाशय का कम विकास। प्रश्न संख्या 44, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में कौन से अतिरिक्त गुणसूत्र पाए जाते हैं? बताइए, ये सिंड्रोम वाला है ना फ्रेंड्स, ये जरूर आता है। इन सिंड्रोम को अच्छे से तैयार करके जाना आप। वैसे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, लेकिन फिर भी आप इसकी थ्योरी भी पढ़ के जाना। ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में कौन से अतिरिक्त गुणसूत्र पाए जाते हैं? बताओ। में एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक मतलब एक्स वाई तो होता ही है, लेकिन ये वाला अतिरिक्त होता है। ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई जो होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये एक्स अलग होता है इसमें क्लाइन फिल्टर में। ठीक है, यानी कि 44 प्लस एक्स वाई ये तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा एक्स ये अतिरिक्त पाया जाता है। ठीक है, ये 23 जुड़े हो गए, 43, उसके अलावा ये अतिरिक्त पाया जाता है। तो नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 45, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर मुख्य से किस गुणसूत्र से जुड़े होते हैं? बताइए, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर किस गुणसूत्र से जुड़े होते हैं? बताओ, एक्स से या गुण वाई से, कौन से बताइए। तो अभी आपने बताया कि एक्स से जुड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स का अतिरिक्त है, इस जगह एक्स की कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का एक्स गुणसूत्र है ना, वही इस डिसऑर्डर का कारण होता है। नेक्स्ट है 46, पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस अधिक क्यों होती है? बताइए, पुरुषों में क्यों होती है कलर ब्लाइंडनेस अधिक? तो पुरुष क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होने के कारण। प्रश्न संख्या 47, पिडिग्री चार्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए, पिडिग्री चार्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो परिवार का इतिहास और वंशानुक्रम दिखाने के लिए। किसके लिए किया जाता है? परिवार का इतिहास और वंशानुक्रम दिखाने के लिए पिडिग्री चार्ट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 48, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का उदाहरण क्या है? बताइए, कौन सा है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर? तो ये है हंटिंगटन डिसीज। ठीक है, हंटिंगटन डिसीज, इसका एग्जाम्पल है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का। क्वेश्चन नंबर 49, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का उदाहरण क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव, देखिए यहाँ पे डोमिनेंट डिसऑर्डर था और यहाँ पे है रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, ये वर्ड आपको एग्जाम में भी ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का उदाहरण क्या है बताइए? तो इसका है पीकेयू। ठीक है, फिनाइल यूरिया। प्रश्न संख्या 50, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया किस प्रकार का विकार है? बताइए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, माइटोकॉन्ड्रियल? बताइए, हीमोफीलिया किस प्रकार का विकार है? यह है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। 51, डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी किस गुणसूत्र की वजह से होती है? बताइए, डाउन सिंड्रोम में, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का पूछा है अपन ने ना, तो ये डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये अच्छे से आपको याद करके जाना है। तो 51 में बताइए, ट्राइसोमी किस गुणसूत्र की वजह से होता है? डाउन सिंड्रोम में होता है 21 की वजह से। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम मुख्य होता है? बताइए, आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम मुख्य होता है? बताओ 52 में, यह है आरएनए पॉलीमरेज। प्रश्न संख्या 43, टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाना या डीएनए प्रतिकृति बनाना? बताइए, इनमें से टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ये अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाना। प्रश्न संख्या 54, एमआरएनए किसके लिए उत्तरदायी है? प्रोटीन का अनुक्रम तय करना। ठीक है, प्रोटीन का अनुक्रम तय करना, सीक्वेंस तय करना, इसके लिए उत्तरदायी है एमआरएनए। प्रश्न संख्या 55, कोडोन कितने न्यूक्लियोटाइड का होता है? ठीक है, कोडोन एंटीकोडोन अपन ने पहले भी पढ़े थे, आप समझ गए होंगे उससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। कोडोन कितने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का होता है? बताओ, 3। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 न्यूक्लियोटाइड का। मियोसिस में शेष माता किस चरण में बनते हैं? बताइए,
म्यूसिस में क्या स्माता किस चरण में बनते हैं? प्रोफेज फर्स्ट या मेटाफेज फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट, बताइए। ये प्रोफेज फर्स्ट में बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 57, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस नियम का उदाहरण है? यानी कि पहला, दूसरा या डोमिनेंट, सेग्रेशन, सेग्रीगेशन, कौन से का बताइए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस नियम का उदाहरण है? तो ये है मेंडल के दूसरे नियम का। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 58 यानी कि 58, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार की म्यूटेशन से होता है? बताइए। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार की म्यूटेशन से होता है? पॉइंट म्यूटेशन, डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, किससे होता है बताइए 58 में? यह पॉइंट म्यूटेशन से, किससे? बिंदु उत्परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर है 59, ठीक है। तो पीकेयू में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है? ये नहीं होता है पूछा है यहाँ पे, ठीक है, नहीं होता है। तो ये वहाँ क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। बताइए कौन सा नहीं होता है पीकेयू में, यानी कि फिनाइल कीटोन यूरिया में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है बताइए 59 में? तो ये है फेनिल फेनिलनाइन, ठीक है। ये वाला नहीं होता है, कौन सा? फेनिलनाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, हंटिंग्स हंटिंगटन्स डिसीज किस प्रकार का विकार है? बताइए हंटिंगटन्स डिसीज, हंटिंगटन्स डिसीज किस प्रकार का विकार है बताइए 60 में कौन सा आएगा? तो इसका आंसर है ऑटोसोमल डोमिनेंट। कौन सा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 61, गुणसूत्र के होमोलोगाउस जोड़े में, ठीक, गुणसूत्र के होमोलोगाउस जोड़े में क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है बताइए 61 में? तो इसका आंसर है प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर केवल प्रोफेज फर्स्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 62, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस कारण होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस कारण से होता है बताइए? तो गुणसूत्रों का यादृच्छिक व्यवस्था के कारण। गुणसूत्र अब मतलब यादृच्छिक, अपनी यादृच्छिक व्यवस्था के कारण होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 63, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में क्या अंतर है बताइए? ये पूछा जा सकता है, अच्छे तरीके से बताइए मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर होता है? बताओ। तो मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगाउस गुणसूत्र अलग करता है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट क्या करता है? होमोलोगाउस गुणसूत्र अलग करता है, जबकि मियोसिस टू क्या करता है? मियोसिस टू सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं, ठीक है। मियोसिस टू में क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं, जबकि होमोलोगाउस में ये होमोलोगाउस गुणसूत्र मियोसिस फर्स्ट में अलग होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सिकल सेल एनीमिया में किस प्रकार का म्यूटेशन होता है बताइए? तो अभी अपन ने पहले भी देखा था, पॉइंट म्यूटेशन होता है इसके अंदर, सिकल सेल एनीमिया में कौन सा? पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, पीकेयू फिनाइल कीटोन यूरिया किस एंजाइम की कमी के कारण होता है? कमी पूछ रहा है यहाँ पे, वहां तो पूछा था भी कौन सा एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन किसकी कमी के कारण होता है बताइए? ठीक है, तो इसका आंसर है फेनिलैनाइन हाइड्रोक्सिलेज, फेनिलैनाइन हाइड्रोक्सिलेज की कमी के कारण। जब इसकी कमी हो जाती है तब ये होता है पीकेयू, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी क्रोमोसोम की वजह से होता है, तो क्रोमोसोम 21, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 21 में ट्राइसोमी होता है। टर्नर सिंड्रोम में महिला के जीनोटाइप में कौन सा गुणसूत्र का अभाव होता है बताइए? टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें महिला के जीनोटाइप में कौन सा गुणसूत्र का अभाव होता है बताओ? तो इसमें होगा वाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कौन सा जीनोटाइप पाया जाता है? बताओ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कौन सा जीनोटाइप पाया जाता है? जो होगा XXY, कौन सा? XXY। नेक्स्ट है 69, mRNA का मुख्य कार्य क्या है? बताइए mRNA का मुख्य कार्य क्या है? यह है प्रोटीन का सीक्वेंस तय करना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 70, टीआरएनए किसके लिए उत्तरदायित्व है?
टीआरएनए किसके लिए उत्तरदायी है? अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने के लिए, ट्रांसफर। ठीक है, टी का मतलब ट्रांसफर, तो ये पहुंचाना इनका काम है। ठीक है। 71 कोडोन कितने न्यूक्लियोटाइड्स का होता है बताइए, कितने न्यूक्लियोटाइड्स का होता है? 3। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं कुछ दो चार, है ना, तो कर लेना, कोई बात नहीं। हीमोफोलिया किस प्रकार का विकार है बताइए, हीमोफोलिया किस प्रकार का विकार है? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्वेश्चन नंबर 73, कलर ब्लाइंडनेस पुरुषों में अधिक क्यों पाई जाती है? क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव होने के कारण। प्रश्न संख्या 74, हंटिंग्स डिसीजन किस प्रकार का डिसऑर्डर है? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 75, मेंडल के नियम किसके लिए महत्वपूर्ण है बताइए? ट्रेट इनहेरिटेट इनहेरिटेंस को समझाने के लिए। इसके लिए ट्रेट इनहेरिटेंस को समझाने के लिए। प्रश्न संख्या 76, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर का महत्व क्या है? जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न करना। ठीक है, क्या जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न करना है, क्रॉसिंग ओवर का महत्व है ये 76 में। क्वेश्चन नंबर 77, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का लक्षण कब प्रकट होता है बताइए? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का लक्षण कब प्रकट होता है? तो ये होमोजाइगोस रिसेसिव होने पर। कब? होमोजाइगोस रिसेसिव होने पर। प्रश्न संख्या 78, फिनाइल कीटोन यूरिया यानी कि पीकेयू में कौन सा एमिनो एसिड मेटाबॉलिज नहीं होता है बताइए? एमिनो एसिड है जो मेटाबॉलिज नहीं होता है फिनाइल कीटोन यूरिया में यानी पीकेयू में। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट, 78 का कमेंट कर सकते हैं आप। इसका आंसर फिनाइल फेनिल ए9, फेनिल एल9। ठीक है, फिनाइल एलेनाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, सिकल सेल एनीमिया किस जीन से जुड़ी है? बताओ, बीटा ग्लोबिन या अल्फा ग्लोबिन या फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानाइन या हाइड्रोक्सिल लेज। ठीक, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज कौन से होती है बताइए? ABCD4 में से कौन सा इसका आंसर है? सिकल सेल एनीमिया किस जीन से जुड़ी होती है बताओ 79 के अंदर? तो इसका आंसर होने वाला बीटा ग्लोबिन जीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, पेडिग्री चार्ट का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो फैमिली इनहेरिटेंस पैटर्न दिखाने के लिए। ठीक है, किस लिए? फैमिली इनहेरिटेंस पैटर्न दिखाने के लिए। ये रिपीटेड है तो आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से कथन कारण वाले प्रश्न हैं। ठीक है, असेसन रीजन वाले। ठीक है, जो कि नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं और लेब के अंदर भी अगर हाई लेवल के एग्जाम पूछे जाएंगे तो आपको देख करके हैरानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस यहाँ अच्छे से करनी है। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और अपने मित्रों को शेयर भी करें टेलीग्राम का लिंक भी। ठीक है, ताकि उनके पास भी पहुँच सके। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। कथन है, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव विकार है। बताइए ये सही है या गलत? इस प्रकार के कथन कारण वालों को कैसे करना है? अगर एक कथन सही है तो यहाँ पे सही का चिन्ह लगा देना है, कथन गलत है तो यहाँ गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, और कारण में अगर सही है तो सही लगाना, गलत तो गलत। उससे होगा क्या कि आपको ये क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर इस चिन्ह के हिसाब से आप आंसर दे पाएंगे। अब देखिए उस हिसाब से इसको 81 को करते हैं अपन, है ना, क्वेश्चन नंबर 81 को करते हैं। देखिए, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, तो इसके से लगा देंगे। अब देखिए इसमें बीटा ग्लोबिन जीन में एक न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन होता है, अभी अपन ने देखा था बीटा ग्लोबिन जीन के कारण होता है, तो ये भी सही है। अब ये दोनों को अपन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपन को पता चलेगा दोनों सही है। अब देखिए कथन सही है, हाँ एकदम, कारण सही है, बिल्कुल सही है। और ये कारण, अरे यार ये क्या मिसप्रिंट कर दिया इसने, ये इसकी सही व्याख्या करता है। इस टाइप का क्वेश्चन था ये, इन्होंने गलत कर दिया यहाँ पे, है ना, कॉपी पेस्ट के चक्कर में उन्होंने गलत कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। और ये इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्या है ये? कारण है, ये कथन की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सारे में कर दिए इसने तो यार, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको ना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 82, कथन टर्नर सिंड्रोम में महिला में केवल एक्स गुणसूत्र होता है। एकदम सही है ये। ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले उससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, ये वाई गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसकी सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि केवल एक्स होता है, वाई की अनुपस्थिति होती है, इसलिए इनमें केवल एक्स होता है ना, तो ये दोनों केवल सही, दोनों सही है। और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या कर रहा है सही। प्रश्न संख्या 83, और पूरे में से कर दिया इसने। ठीक है, चलो अभी तो कर लो आप, है ना, फिर दोबारा से PDF में सही कर देंगे इसको। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होता है। बताइए सही है या गलत है?
एकदम सही है। और इसमें अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो दोनों ही सही है। क्या है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 के कारण होता है। कितनी बार इसके अंदर आया है आपको पता है? ये डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है, बिल्कुल सही है। इसमें 21वां गुणसूत्र 3 प्रतियों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। 21वां गुणसूत्र ना ऐसे पाया जाता है एक्स एक्स वाई। ठीक है, तो यानी कि ये वाला एक्स्ट्रा होता है इसके अंदर। तो ये दोनों सही है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 85, कथन देखो, रंग अंतःयनी क्लर ब्लाइंडनेस एक्स लिंकेज रेसेसिव विकार है, बिल्कुल सही है। अभी अपन ने पढ़ा है कितनी बार। पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, बताओ। पुरुषों में एक्स गुणसूत्र एक ही होता है, दूसरा वाई होता है। ठीक है, पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, दूसरा वाई होता है। इस कारण ये एक्स लिंकेज रेसेसिव विकार है, और ये इसका एकदम सही है दोनों। क्वेश्चन नंबर 86, हंटिंगटन रोग, हंटिंगटन डिसीज या हंटिंगटन रोग ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार है, बिल्कुल सही है। ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार है ये। ठीक है, यह रोग केवल पुरुषों में होता है, बताओ। हाँ, केवल पुरुषों में होता है। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर, यार ऑप्शन ही सेम सेम कर दिए इसने। कारण, कथन सही, कारण सही, इसका मतलब, एक मिनट रुको, इसको हंटिंगटन रोग ऑटोसोमल, हाँ ये बिल्कुल सही है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। और यह रोग केवल केवल पुरुषों में नहीं होता। ठीक है, दोनों में होता है, महिलाओं में भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब केवल, कथन सही है कारण गलत, कथन सही कारण, कथन सही कारण गलत, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, कथन फिनाइल कीटोन यूरिया पीकेयू में फिनाइलिन मेटाबोलाइज नहीं होता है, बिल्कुल सही है ये। फिनाइल ने फिनाइलानाइन हाइड्रोक्साइल एंजाइम की कमी होती है, हाँ बिल्कुल सही है। इसकी कमी होती है ना, और दोनों ही सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। इसका कारण यही है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, मियोसिस में जेनेटिक वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट से होती है, बिल्कुल सही। कथन एकदम सही है। होमोलोगाउस गुणसूत्र अलग अलग होकर गेमेट्स में जाते हैं, बताइए कारण, ये इसका सही है क्या कारण? बिल्कुल सही है ये दोनों, ठीक, और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, कथन है पिडिग्री चार्ट परिवार में ट्रेट के इनहेरिटेड पैटर्न को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। पिडिग्री चार्ट क्या करता है? पारिवारिक वंशानुगति को दर्शाता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए, किया जाता है क्या? नहीं, ये वाला गलत है। ठीक है, इसका मतलब कथन सही है, कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से करना आपको इन प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 90, टी आर एन ए एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है, क्योंकि ये ट्रांसफर आरएनए है तो एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है, एकदम सही है। टी आर एन ए में एंटीकोडोन होता है, बताओ एंटीकोडोन होता है या नहीं होता है इसके अंदर? एकदम, तो ये एकदम सही है, इसके अंदर एंटीकोडोन पाया जाता है, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, इसकी व्याख्या भी एकदम सही करता है। प्रश्न संख्या है 91, कथन कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, अभी अपन ने पढ़ा है कितनी बार, बिल्कुल सही है। यह एक एमिनो एसिड को कोड करता है, बताओ एमिनो एसिड को कोड करता है क्या? अगर आपने इससे पहले वाला ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आइडिया लगा लेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, एमिनो एसिड को कोड करता है, यानी कि दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, हीमोफीलिया एक्स लिंकेज रिसेसिव विकार है, बिल्कुल सही। हीमोफीलिया एक्स लिंकेज ही है, एक्स गुणसूत्र पर म्यूटेशन होता है। बताओ, जब एक्स लिंकेज है तो एक्स गुणसूत्र पर म्यूटेशन होगा या नहीं होगा? है, एक्स गुणसूत्र पर ही म्यूटेशन होगा एकदम, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर है 93, मियोसिस फर्स्ट में सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होते हैं, और कारण होमोलोगाउस गुणसूत्र अलग होते हैं, तो एकदम बिल्कुल सही है। जो ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं ना, ये सेकंड वाले में होते हैं, मियोसिस सेकंड में, जबकि फर्स्ट के अंदर होमोलोगाउस गुणसूत्र अलग होते हैं, बिल्कुल दोनों ही कथन एकदम सही है। मतलब कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, एम आर एन ए का निर्माण डीएनए से होता है, बताओ होता है क्या? अपने दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी। सोचो, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर सोचो कि एमआरएनए का निर्माण डीएनए से होता है क्या? तो ये एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मुख्य होता है,
ठीक है, किसके अंदर, mRNA के अंदर RNA पॉलीमरेज एंजाइम मुख्य होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों ही इसके अंदर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। होमोजाइगाउस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगाउस फिनोटाइप समान होता है, डोमिनेंट एलील फिनोटाइप में प्रकट होता है, बताओ। तो दोनों ही बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन पहले आया था लेकिन कथन कारण के रूप में नहीं, दूसरे प्रकार के रूप में आया था। ठीक है, तो डोमिनेंट एलील फिनोटाइप में प्रकट होता है और ये दोनों ही सही होता है, तो इसका आंसर होगा ये, दोनों ही सही है एकदम। 96। ऑटोसोमल रिसेसिव विकार केवल होमोजाइगाउस रिसेसिव में प्रकट होता है, बताओ। क्या केवल होमोजाइगाउस रिसेसिव में प्रकट होता है क्या? लगाओ जरा दिमाग पे डालो जोर। तो एकदम ये वाला सही है कि होमोजाइगाउस रिसेसिव में प्रकट होता है, हेटेरोजाइगाउस में लक्षण प्रकट नहीं होता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, होमोजाइगाउस में होता है, हेटेरोजाइगाउस में नहीं होता है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। कथन है मेंडल के नियम सभी ट्रेट पर लागू नहीं होते, बताओ सभी पर लागू होते हैं या सभी पर लागू नहीं होते हैं, बताइए। तो एकदम सही है, कुछ पर लागू नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ ट्रेट्स मल्टीफैक्टरल होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि सभी पर लागू नहीं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन पर ये मेंडल के नियम लागू नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। कथन है पुनेट स्क्वायर जीनोटाइप और फिनोटाइप संभावना दिखाता है, पुनेट स्क्वायर जो होता है वो जीनोटाइप और फिनोटाइप की संभावना दिखाता है, बिल्कुल सही है, दिखाता है। यह आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित है, बताओ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित है क्या? नहीं, यह आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कथन सही कारण गलत, कथन सही कारण गलत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 का फिनोटाइप रेशियो, डाई हाइब्रिड की बात करें, 9331 होता है, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के कारण ट्रेड सेग्रीगेट होते हैं, बताओ होते हैं कि नहीं होते सेग्रीगेट? तो ये एकदम सही है, सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, तो कथन सही है, कारण भी सही है, दोनों ही सही है। तो अपने 99 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब लास्ट का एक क्वेश्चन और बचा है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि वास्तव में एग्जाम में पूछने लायक है और हमने मेहनत करी है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना। और ऐसे ही साइंस की जितनी भी यूनिट है, यानी कि 16 यूनिट बायो की है, ठीक है, जिसमें सेकंड वाला चल रहा है, ये 9वीं यूनिट है, जिसको अपने पार्ट बी में 1 यूनिट माना है। ठीक है, और उसके अलावा 10 यूनिट केमिस्ट्री की और 10 यूनिट फिजिक्स की, सभी यूनिट वाइज 100 टॉप एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, वो अपन कवर करेंगे यहाँ पे। और सीरीज एकदम लगातार आएगी रोजाना। ठीक है, तो रोजाना आपको आधा घंटे देना है और अच्छे से इसको पढ़ना है, और बाकी अपना रिवीजन करते रहे। ठीक है, नया कंटेंट नहीं पढ़ना, जो पढ़ा है उसका रिवीजन ही होगा आपका इससे भी, और आपका फोकस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों पर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप जुड़े रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने रिवीजन पे फोकस करें। और अब सिर्फ 1 महीना बचा है, तो आप करंट के क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से तैयार करना शुरू कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 अपन करते हैं। वीडियो को लाइक आप कर ही लेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 100 है कथन क्रॉसिंग ओवर म्यूसिस सेकंड में होता है, बताइए क्रॉसिंग ओवर म्यूसिस सेकंड में होता है या फर्स्ट में भी होता है, बताइए। है तो फर्स्ट में भी होता है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, और यह जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न करता है, बताइए जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न करता है क्या? बिल्कुल सही है, जेनेटिक वेरिएशन, और ये म्यूसिस सेकंड में नहीं होता, जबकि म्यूसिस फर्स्ट में होता है। ठीक है, तो कारण तो सही है, जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न करता है, लेकिन कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन डी कहाँ चला गया रे? इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है इसको छोड़ो, इसमें है कारण सही, कारण सही है और कथन गलत, तो यानी कि यहीं पे कर लो आप। नहीं, कारण तो सही है, इसका कारण सही है, कथन गलत, यहाँ पे कर लो, कथन गलत और कारण सही। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो प्रश्न कर लिए हैं, अब नेक्स्ट तैयार है ना यूनिट 10 के लिए, यानी कि जीव विज्ञान का पार्ट बी है उसकी दूसरी यूनिट के लिए। और वैसे ही
मिलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।